A very warm good morning, students. Hello, I'm again back with new video with new topic. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट क्लास में। उसका हम लोग ने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, है ना, इन द ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूशन और कंपनी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ चेंज। आपको पता है कि कंपनीज में चेंज होता रहता है, लाइक टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हम बात करें, हम न्यू अपडेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। क्यों देते हैं? कि उनकी स्किल्स एफिशिएंसी इन्हांस करने के लिए देते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर, जो कि आपका MIC टॉपिक है सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ये थर्ड चैप्टर है, दैट रेसिस्टेंस टू चेंज। अगर हम सिंपल बात करें, रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन्स। आपको ऑलरेडी पता है कि पीपल आर डायनामिक्स, राइट? पीपल आर डायनामिक, दे आर द हार्डेस्ट थिंग्स टू चेंज। After all, we all have our own system, beliefs and values. आज अगर हम कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो हम देखते हैं कि हमें चेंज करने की कहाँ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये डायनामिक वर्ड आपने सुना होगा। चेंज, जैसे आप टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ बदलाव होता है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कुछ चेंज होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चेंज। हमें भी अपने रूल्स रेगुलेशंस को, कंपनी के नॉर्म्स को चेंज करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो चेंज मतलब ही होता है बदलाव। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसका यूज टू होना, उस चेंज को, बदलाव को स्वीकार करके अपने में कुछ बदलाव लाना, अपने में स्किल्स को इन्हांस करना, डेवलपमेंट्स करना। ठीक है, अपने सिंपल समझिएगा, अपने में फीचर्स को ऐड ऑन करना, यानी अपने स्किल्स और एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो it is a defined dynamic that it is a hardest thing to change. After all, we all have our own system, beliefs and value. We all change at different speeds. आज आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करते हो, राइट? तो ट्रेनिंग करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब, अगर मान लीजिए कि 10 लोगों के ग्रुप में किसी तरह के लोग, ग्रुप ऑफ 10 पीपल्स आर टेकिंग ट्रेनिंग्स, ठीक है, 10 लोग कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या उनमें सेम चेंजेस हो जाता है? नहीं, सबकी स्पीड्स अपनी अपनी है एंड दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। वो अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने में बदलाव कर पाते हैं। किसी की सोचने, समझने और सीखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम चीज़ों को कितना जल्दी सीख के और उस पर वर्क कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज चेंज, बट वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्पीड्स। सिंपल समझिएगा, अकॉर्डिंग टू आवर मेंटल एबिलिटी। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है, और सबकी मेंटल एबिलिटी सेम नहीं होती है। सो वी विल ओनली चेंज इफ वी बिलीव इन द विजन। अगर आपको विजन, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। सिंपल समझिएगा कि आपके पास जब विजन है, जब आप दूर का देख सकते हो, कि अगर हम अपने आप को अपडेट, वर्ड सुना है आपने, आज हम अपने आप को अपडेट क्यों करते हैं? हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करें, उससे हम यूज टू हो जाएं, इसीलिए हम अपने में किसी भी तरह का बदलाव करते हैं। तो मेनली लर्निंग, हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप अपनी इफ़िशियंसी, स्किल्स को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते हो, दैट इज़ नोन एज रेसिस्टेंस टू चेंज। और इस चेंज में अगर किसी भी तरह का हम कंपनी में, एम्प्लॉय में चेंज हो रहा है, यानी वो अपनी इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए ही अपने आप में चेंजेस या बदलाव कर रहा है, तो दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन कि रेसिस्टेंस टू चेंज मतलब होता क्या है। अब अगर हम
चेंज की बात करें तो आपको भी पता है कि अगर हम चेंज की बात करेंगे तो हम कहाँ कहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि एम्प्लॉय में भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पीपल में चेंज हो सकता है, वर्किंग पैटर्न में चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ग्रुप्स पे, लेवल्स पे हम बात करें या इंडिविजुअल्स की बात करें तो सब में देयर इज अ नीड ऑफ चेंज। सो ऑल्टरनेशन विच ऑकर्स इन ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट में बदलाव करने की ज़रूरत है तो हम इन्वायरमेंट में भी बदलाव करते हैं, या हमें लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें भी हम बदलाव करते हैं, या हम देखते हैं कि लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, पीपल और एम्प्लॉय दे आर वर्किंग, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर किस चीज़ में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम पीपल, एम्प्लॉय और स्ट्रक्चर में भी चेंजेस करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स की जब बात आई तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम दो तरीके से काम करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इज प्लान्ड एंड इनफॉर्मल इज अनप्लान्ड। ठीक है, उसके बाद है चेंज कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरी। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की जब भी बात होगी तो टॉक अबाउट पर्सन। एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें हम या एक एम्प्लॉय की बात करें, किसी भी तरह का एम्प्लॉय में बदलाव, एम्प्लॉयज में बदलाव, किसी पर्सन में बदलाव, किसी पीपल में बदलाव इज इंडिकेट एज इंडिविजुअल लेवल ऑफ चेंज। ठीक है, सिंपल समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स आर वर्किंग देयर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर। अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन का जो मेन मैनेजर है उसको अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग दें तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, बट अगर हम पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, किसकी बात करें, ओवरऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप पे हो जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब वर्ड आएगा तो ये एक ग्रुप की बात हो रही है और ग्रुप के ट्रेनिंग की बात हो रही है, पूरे ग्रुप के लेवल्स ऑफ चेंजेस की बात हो रही है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। और जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल हम पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी एक लोगों की बात कर रहे हैं कि कोई एक लोग में किसी तरह का बदलाव विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रेनिंग, जो भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे चेंज करने की जब बात होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट पीपल्स हैं, है ना, और हर लेवल की बात हो रही है, वेदर इट इज टॉक अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल। आपको मैंने बताया है 3 लेवल्स की हमने बात की थी, याद होगा आपको। हम लोग एक बार शॉर्ट में भी देख लेते हैं जो हमने लेवल्स की बात की थी। ये याद होगा आपको कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। ठीक है, इसमें कौन आते हैं, इसमें सीनियर मैनेजर्स आते हैं, ठीक है, सीईओ ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और मिडिल में कौन आते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आते हैं। मिडिल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और बॉटम में कौन आते हैं, एम्प्लॉय और सुपरवाइजर्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक शॉर्ट में आपको रिमाइंड करा दिया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जब चेंज होगा तो तीनों लेवल पे जो भी ट्रेनिंग के हेल्प से चेंजेस हो रहा है दैट इज पार्ट ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज, है ना। आज टॉप लेवल पे लगता है कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो दे विल टेक डिसीजंस रिलेटेड टू पॉलिसीज, जो भी प्लान और पॉलिसीज वो बनाते हैं उसमें वो बदलाव कर सकते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लग रहा है कि हमें मिडिल लेवल्स पे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो दे विल चेंज इन देयर डिपार्टमेंट्स, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कुछ बदलाव कर सकते हैं। और इम्प्लॉयज़ के लेवल पे जब हमें बदलाव करने की बात आएगी तो रूल, रेगुलेशन, पॉलिसीज, डिसिप्लिन सबकी बात आ जाएगी, ओवरऑल चेंज की बात आ जाएगी।
तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद है व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज। जब हम नेचर ऑफ चेंज की बात करेंगे तो सिंपल समझिएगा कि नेचर ऑफ चेंज क्या होता है। प्लान एंड अनप्लान आर टू टाइप्स ऑफ चेंज। मैंने आपको बताया कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर में भी दो तरीके से पढ़ाई करते थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वैसे ही जब हम फॉर्मल वर्ड आता है तो वो इंडिकेट करता है प्लान को। वो किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है प्लान को। और इनफॉर्मल वर्ड आता है दैट इंडिकेट्स अनप्लान्ड। तो दीज टू आर द टाइप्स ऑफ चेंज दैट कैन ऑकर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। Planned change occurs when deliberate decisions are made in an organization, while unplanned change is a result of unforeseen occurrence. आज अचानक से सडनली कुछ हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमने पहले से कुछ भी प्लान करके नहीं रखा था कि इस सिचुएशन में हम कैसे काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं उस वक्त? अनफोर्सीन ऑकरेंस, अचानक से कोई चीज़ घट गई, अचानक से कोई चीज़ हो गई, उस वक्त हमें जो समझ में आता है वी विल टेक द डिसीजंस। उस वक्त हम डिसीजंस ले लेते हैं। अचानक से कुछ भी हो जाने पर हमने पहले कुछ भी प्लान नहीं किया था और सडन कुछ हुआ तो हमने उससे रिलेटेड जो डिसीजन हमें समझ में आया, हमें जो बेटर लगा, हमने वो किया, राइट। सो नेक्स्ट इज नेचर ऑफ चेंज। आपको समझ में आ गया होगा। और हमने प्लान अनप्लान की बात की थी, ये भी समझ में आ गया होगा कि प्लान अनप्लान क्या होगा। अभी बता दिया मैंने कि प्लान की जब हम बात करेंगे तो प्लान क्या होगा और अनप्लान क्या होगा। तो एक नॉर्मल देख लीजिए नोट्स के फॉर्म में जो आपको रिक्वायरमेंट है। इट इज अ स्ट्रैटेजिक मूव बाय द ऑर्गेनाइजेशन implemented with the objective of changing the nature of the business itself or the way in which organization is doing its business. प्लान जब भी होगा एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट ऑफ प्लानिंग होगा। मतलब हम कोई भी चीज़ जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमको ऑर्गेनाइजेशन का गोल दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वे में हम काम करेंगे जिससे हमारे गोल्स और टारगेट्स अचीव हो जाएं। बट जब हम अनप्लान की बात करेंगे, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ ऑफन फॉरसीन। क्या है ये? अनफॉरसीन मूवमेंट है। अनफॉरसीन है मतलब सडन कुछ होने हुआ और उसमें जो भी हमने डिसीजन लिया, इट कैन बी रिगार्डेड एज अ चेंज विच टेक प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट इन अ प्लान मैनर। आज हमने अनप्लान की बात की, पहले ही बताया मैंने आपको कि कोई भी चीज़ में सडन अचानक से कोई डिसीजन ले लेना, दैट इज नोन एज अनप्लान्ड। कि अचानक से कुछ हुआ और हमने उसमें जो भी हमें डिसीजन समझ में आया, जो हमें बेटर लगा, हमने उस चीज़ के बारे में सोचा, समझा, विचार किया और डिसीजन एक निर्णय पर आए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंज? आज रीजंस क्या हैं चेंज के? तो जब हम कॉजेज की बात करेंगे तो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, राइट। इंटरनल फोर्स आपको पता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो रही है, और जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे तो कंपनी के आउटसाइड फैक्टर्स की बात हो रही है। इंटरनल इनसाइड फैक्टर्स की बात हो रही है और आउटसाइड फैक्टर्स की एक्सटर्नल यानी आउटसाइड फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो इंटरनल फोर्सेस is an organization made changes because someone on the inside think a new way of doing things will be beneficial or even necessary. तो हम इस डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने अभी भी आपको एक शॉर्ट में बता दिया। ये सिर्फ मैंने आपको एक नोट्स फॉर्मेट की तरफ दिया है कि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ कि इंटरनल फोर्सेस क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है। अब आपको पता है कि इंटरनल फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैनेजमेंट की बात करेंगे, और एक्सटर्नल फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो आउटसाइड ऑफ द मैनेजमेंट यानी आउटसाइड की बात कर रहे हैं, जो भी लोग हमसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं या कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके से, उनकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका देयर आर सम इंटरनल फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब सिंपल समझिएगा, अभी हमने डिटेल में बात की इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है? मैनेजेरियल पर्सोनल यानी मैनेजमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबकी स्किल्स, टैलेंट, क्वालिटी अपनी अपनी है, एक्सपीरियंस अपने अपने हैं। ऑपरेटिव पर्सोनल्स,
ऑपरेटिव फंक्शंस की बात करेंगे तो ऑपरेटिव फंक्शंस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और सबका अलग अलग काम है, दैट इज नोन एज ऑपरेटिव पर्सनल्स। डिफिशियंसी इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, अभी हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में अगर हमें लगता है कि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज, हमें लगता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज करने का रिक्वायरमेंट है, तो हम उसमें चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं कि जिससे हमारे गोल्स और टारगेट एकम्प्लिश हों। क्या होंगे? जिससे हम जो भी चेंजेस करते हैं उससे हमारे गोल्स और टारगेट्स की बात होती है, टारगेट्स हमारे एकम्प्लिश हो यानी फुलफिल हो या पूरे हों, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया किसी तरह का पॉलिटिकल चेंज, सरकार का कुछ भी बदलाव या सरकार गवर्नमेंट का चेंजेस, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल चेंज। सोशल, सोसाइटी में किसी तरह का बदलाव, चेंज इन सोसाइटी, ठीक है। अब हम आपको इसमें डिटेल्स में भी एग्जांपल्स देंगे। मार्केट में चेंज, चेंज इन मार्केट, चेंज इन मार्केट में क्या हो सकता है? फैशन टेस्ट की बात हो रही है, ट्रेंड्स की बात हो रही है। मार्केट में तो कुछ भी बदलाव हो सकता है, ट्रेंड्स में बदलाव हो सकता है, फैशन में बदलाव हो सकता है, ऑल आर द पार्ट ऑफ मार्केट। टेक्नोलॉजी, अपडेट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, अपडेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। सिंपल समझिएगा, जब आप कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि पहले जो है ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं आती थी, पहले हम हैंड्स की मशीन्स का यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुआ, फिर लेग्स की मशीन्स आई, फिर अपडेट टेक्नोलॉजी आ गई जो सीधा इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो अपडेट टेक्नोलॉजी का मतलब ही कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो अपडेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स में किसी तरह का पॉलिटिकल में कुछ बदलाव हुआ, गवर्नमेंट के कुछ चेंजेस हुए, गवर्नमेंट के कुछ चेंजेस होने से बहुत से रूल्स रेगुलेशंस में भी चेंजेस हो जाते हैं। वैसे समाज में भी किसी तरह का बदलाव है तो ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर या बिजनेस पर इफेक्ट डालता है। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। गवर्नमेंट की जब भी बात आएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में किसी तरह का बदलाव, लाइक टैक्सेस की बात आई थी, जीएसटी एक बदलाव हुआ था, वो भी एग्जाम्पल है कि जैसे ही जीएसटी आया बहुत से जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको बहुत नुकसान हुआ और वो ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे और उन बहुतों के बिजनेस बंद हो गए। बट वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट था, बट लोगों को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा या हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इस बदलाव को स्वीकार न करके अपने बिजनेस को चेंजेस कर लिया, क्योंकि बहुत सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जिस पे हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें लगता है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं और हम यही सर्टेन, दिस ऑल आर द पॉइंट ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज की बात हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, मार्केट हो। मार्केट में चेंज, ट्रेंड्स, फैशन, हैबिट, टेस्ट की बात हो रही है, ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट इज आपको जहाँ तक प्रोसेस ऑफ चेंज, तो प्रोसेस ऑफ चेंज की जब भी हम बात करेंगे तो हमें पता है कि वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन मॉडल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये डेवलप हुआ? तो सिंपल समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चंस बनता है, कर्ट लेविन ने किया था। और कब हुआ था? ये 1940 में हुआ था। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि प्रोसेस ऑफ चेंज कब आया ये मॉडल और कब, किस ईयर में ये लागू हुआ, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कर्ट लेविन ने डेवलप किया था इसको और 1940s में इसने दिया था अपना। उसके बाद ही एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यूजिंग द एनालॉजी ऑफ चेंजिंग द शेप्स एंड द ब्लॉक ऑफ एन आइस, यानी जो भी तरह के बदलाव हुए तो उसमें क्या क्या बदलाव हुए उन्होंने 3 स्टेजेस बताए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, जैसे अनफ्रीजिंग, रेडी टू चेंज, चेंजिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रीफ्रीजिंग मीन्स मेकिंग इट स्टिक्स, ठीक है।
यानी सिंपल समझिएगा, अनफ्रीजिंग यानी रेडी टू चेंज। अगर हम अभी किसी भी चीज़ को स्वीकार किए हैं कि हम बदलाव करेंगे, मतलब हमने एक इनिशिएटिव लिया है, सोचा है कि हम करेंगे, दैट इज अ रेडी टू चेंज। चेंजिंग, फाइनली हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, कर लिया अपने में बदलाव जो भी करना था। यानी अगर हमें टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करने आ रही है तो हमने ट्रेनिंग लेके टेक्नोलॉजी चलाना सीखा। एंड उसके बाद है रीफ्रेजिंग यानी मेकिंग इट स्टिक्स। और अगर हम अपने में या 3 ही तरह के कैटेगरी को इन्होंने प्रोसेस ऑफ चेंज को बताया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आगे डिटेल्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क। थैंक यू।